डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने किया इजरायल की संसद को संबोधित। आतंकवाद, लोकतंत्र और रणनीतिक साझेदारी पर दिया संदेश। कहा, भारत हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। पुराने भारत यहूदी संबंधों का उल्लेख किया। झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश में जांच जारी। घटनास्थल पहुंची जांच टीम। सूत्रों के अनुसार विमान में ब्लैक बॉक्स मौजूद नहीं था। उत्तराखंड बजट का 1 करोड़ 10 लाख का होगा आकार। वार्षिक बजट में 10% बढ़ोतरी की संभावना। विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पीएम मोदी का इजरायल की संसद में संबोधन। आतंकवाद, लोकतंत्र और रणनीतिक साझेदारी पर दिया संदेश। भारत हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है, बोले मोदी। पुराने भारत यहूदी संबंधों का भी उल्लेख किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद, लोकतंत्र और रणनीतिक साझेदारी पर स्पष्ट संदेश दिया। अपने भाषण में उन्होंने 7 अक्टूबर के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है और इस कठिन समय में इजरायल के साथ खड़ा है। उन्होंने यह भावनात्मक तथ्य भी साझा किया कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। उसी दिन भारत ने औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता दी थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों की ऐतिहासिक गहराई झलकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मजबूत साझेदार हैं और रक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया सहयोग, कृषि, जल प्रबंधन तथा स्टार्टअप व इनोवेशन के क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत इजरायल इनोवेशन ब्रिज और युवा उद्यमियों के सहयोग को भविष्य की दिशा बताया। मध्य पूर्व में शांति के सवाल पर उन्होंने संवाद और 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। साथ ही संघर्ष में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति संवेदना जताई और मानवीय सहायता पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने सदियों पुराने भारत यहूदी संबंधों और भारत में यहूदी समुदाय के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भी उल्लेख किया। अंत में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और इजरायल की साझेदारी की सदी बन गई है, जहां सुरक्षा, तकनीक, नवाचार, विकास और इसके माध्यम से दोनों देश वैश्विक स्थिरता में अहम भूमिका निभाएंगे। The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम योगी का जापान दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा। यूपी के ओटीपी उत्पादों को किया पेश। निवेश पर बड़े उद्योग घरानों के साथ बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे पर है। यहां योगी ने यूपी के ओटीपी उत्पादों को वैश्विक मंच पर पेश किया। उन्होंने 500 से ज्यादा विशिष्ट कलाकृतियां भेंट की, जिनमें फिरोजाबाद के ग्लास आर्ट, वाराणसी की मीनाकारी और मंडला आर्ट शामिल है। ये उपहार यूपी की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। सीएम योगी ने जापान के प्रमुख नेताओं, कॉर्पोरेट लीडर्स और बच्चों को ये कलाकृतियां दी। 300 से ज्यादा बच्चों को मंडला आर्ट से बनी कलाकृतियां मिली, जिन्हें पाकर वे उत्साहित थे। विदेशी मेहमान इन हस्त निर्मित कलाकृतियों से अचंभित थे। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना को बल मिला है।
इससे यूपी के कारीगरों को वैश्विक बाजार में नई पहचान और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। वैश्विक मंच पर इन उत्पादों की प्रदर्शनी से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और लाखों कारीगर परिवारों की आजीविका को संबल मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने मित्सुई एंड कंपनी की शीर्ष प्रबंधन टीम के साथ बैठक के दौरान विशेष रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल है। सीएम योगी के इस दौरे ने यूपी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने का काम किया है। ये उपहार यूपी की मिट्टी से जन्मी पारंपरिक शिल्प कला की प्रतिभा को दर्शाते हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, योगी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की संस्कृति को वहां दर्शाया गया है और क्या क्या वहां पर हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से चीजें ले जाई गई हैं विदेश में? बिल्कुल अंकिता, देखिए न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सिंगापुर और जापान का दौरा किया है, वहां पर निवेश के परिदृष्टि से उन्होंने तमाम आयाम हासिल किए, सफलताएं हासिल की है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो नया उत्तर प्रदेश का जो आधार है उसको भी इंगित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहां पर जहां उन्होंने जो बिजनेस डेलीगेशन थे, औद्योगिक घराने थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश में निवेश की बात की है, किस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने उत्तर प्रदेश की बात की है। और साथ ही साथ वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है, चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर्स रहे हों या वहां के नेता रहे हों, उनको जो गिफ्ट दिए गए, उनको जो तोहफे दिए गए, उसमें भी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो महत्वाकांक्षी योजना रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, यानी एक जिला एक उत्पाद, किस जिले में कौन सा उत्पाद या कौन सी वस्तु फेमस है उसको बढ़ावा दिया गया है। और वही बतौर तोहफा उन्हीं चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नेता रहे हैं, जो बिजनेस कॉर्पोरेट लीडर्स रहे हैं, उनको वहां पर दिया है। चाहे वो फिरोजाबाद के बने ग्लास के भगवान श्री राम की मूर्ति हो, चाहे राधा कृष्ण हो, बुद्ध हो, या वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी हो, काशी में तैयार जो विश्वनाथ मंदिर का मॉडल है, वो तमाम ऐसी चीजें मुख्यमंत्री, यानी कि बिजनेस के साथ साथ जो सांस्कृतिक झलक है, जो सांस्कृतिक आप कह सकते हैं कि हमारी पहचान है उत्तर प्रदेश की, भारत की, उसको भी इंगित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान और सिंगापुर के दौरे पर। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो है झारखंड से। एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में जांच जारी। घटनास्थल पर पहुंची जांच टीम, विमान में ब्लैक बॉक्स मौजूद नहीं था। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश। आपको बता दें, झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद जांच जारी है। अब तक की जांच में एक बात सामने आई है कि कम टेक ऑफ वजन के कारण इस विमान में ब्लैक बॉक्स मौजूद नहीं था। झारखंड के चतरा जिले में हुए दर्दनाक विमान हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। यह विमान रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट था, जो रांची से दिल्ली के लिए मेडिकल इवैक्यूएशन उड़ान पर था। सूत्रों के अनुसार विमान के ब्लैक बॉक्स में मौजूद नहीं था, क्योंकि इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5700 किलोग्राम से कम है। नागरिक उड्डयन नियमों के तहत इस श्रेणी के विमानों में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अनिवार्य नहीं होते। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीमें मौके पर पहुंची। जांच अधिकारियों ने मलबे से महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज एकत्र किए। उप विभागीय पुलिस अधिकारी शुभम खंडेलवाल के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विमान अचानक संतुलन खो बैठा और 2 से 3 सेकंड के भीतर जमीन पर गिर गया। सभी शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स न होने के कारण जांच एजेंसियां मलबे, तकनीकी रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स का कहीं मतलब बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिला है, और जांच अभी तक कहां पहुंची है, क्या साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि ये जो पिछले दिन कुछ दिन पहले जो विमान हादसा चतरा में एक सिमरिया के करमटाण जंगल में जो विमान हादसा हुआ था, उसमें सारे के सारे लोग, माने पायलट से लेकर कुआ पायलट तक सारे के सारे लोग की मौत हो गई थी। वो जो है इसका विवाद जो है गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ एक ये भी है कि कल जो है
दिल्ली और कलकत्ता की जो है जांच की टीम है वो कल वो घटनास्थल पर पहुंची थी, जांच की गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के भी 5 सदस्यीय जो टीम है वो भी कल घटनास्थल का दौरा किए हैं। लेकिन ये जो तमाम जो बातें हो रही हैं तो उसमें एक बात जो खुलकर सामने आई कि कहा गया कि नहीं, 2 इंजन में से एक इंजन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, एक ही इंजन मिल पाई है। और दूसरी तरफ जो है वो ड्रोन से और लगातार जो है ड्रोन से और जो दूसरे संसाधन होते हैं उससे 4 घंटा तक जंगलों में उस पर निगरानी की गई कि कहीं भी जो है दूसरा इंजन मिले, लेकिन वो अभी तक उसका पता नहीं चला पाया है। और जो है DGCA की जो टीम है वो भी लगातार जो है उस पर जांच कर रही है कि ये लेकिन उसमें जो अंदर खाने से जो खुलकर जो बात सामने आ रही है कि जो एयर एम्बुलेंस था वो काफी पुराना था, यानी लगभग उसकी जो मियाद जो है वो कितने दिनों की है ये तो बात की ये जब समय जांच की टीम आएगी तो पता चलेगा। लेकिन वो जो है ये बात तो सही ही है कि वो जो है एयर एम्बुलेंस पुराना है। दूसरी तरफ जो है सदन के कल जब झारखंड विधानसभा का जब सत्र चल रहा है तो सदन के बाहर भी जो है इसकी जो है गूंज सुनाई पड़ी थी। जो है विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो एयर एम्बुलेंस में जो है घोटाले हो रहे हैं, जो उनको सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलती है वो अनुदान नहीं मिल रही है। क्योंकि ये जो गौरतलब है कि ये जो बातें कुछ दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था या जो विमान हादसा हुआ था कि वो जो आदमी 65% वो लगभग जल चुका था और वो आदमी अपने घर के कर्जे लेकर और खेत वगैरह अपने जमीन जायदाद बेचकर वो लेकर गया था। तो किन कारणों से ये उनको अनुदान नहीं मिले और क्या मिला, ये भी कल इसकी सदन के बाहर जो है इसकी आवाज जो है गूंजी है। फिलहाल ये तो देखना वाला होगा कि आने वाला वक्त बताएगा कि इन जांच से क्या खुलकर सामने आती है। ये तो कल के आने वाली बात ही होगी। जी अंकिता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में जांच जारी है, मगर विमान में ब्लैक बॉक्स मौजूद नहीं हुआ था। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड बजट को लेकर। उत्तराखंड बजट को कैबिनेट की मंजूरी 1.10 लाख करोड़ होगा बजट का आकार। महिला बच्चों को मिलेगा बड़ा पोषाहार। वार्षिक बजट में 10% बढ़ोतरी की संभावना। विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी दी कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार के बजट का आकार 1.10 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वार्षिक बजट में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। कैबिनेट में चर्चा के बाद बजट के आकार में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा गर्भवती धात्री महिलाएं व आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की सेहत में सुधार के लिए पोषाहार में नई सामग्री शामिल करने का निर्णय लिया गया। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और बागवानों को उन्नत प्रजाति के पौधे देने के लिए सेब नर्सरी विकास योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में 10 एकड़ तक नर्सरी लगाने पर 50% और 10 एकड़ से ऊपर 40% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा शहद उत्पादन के लिए मौन पालन नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के किसानों को मौन पालन बॉक्स पर 80% सब्सिडी मिलेगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से उत्तराखंड का बजट पिछले बजट की तुलना में 10% ज्यादा है और कई अहम प्रस्ताव भी इसमें लाए गए हैं। योगेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं इस बार उत्तराखंड का बजट 1.10 लाख करोड़ का होने वाला है। महिला बच्चों को पोषाहार भी मिलेगा। वार्षिक बजट में 10% की बढ़ोतरी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं इसके अलावा शहद उत्पादन के लिए मौन पालन नीति को मंजूरी दी गई है और इस नीति के किसानों को मौन पालन बॉक्स पर 80% सब्सिडी मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है महाराष्ट्र से मुंबई। सुनेत्रा पवार को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। एनसीपी में प्रमुख जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी, जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी में प्रमुख जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन की कमान सुनेत्रा पवार को देने पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन जारी था। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में संगठन को मजबूत और एकजुट बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया और माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का पद दिया जा सकता है, जिससे कार्यकर्ताओं में नया संदेश जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम एनसीपी के लिए सहानुभूति लहर के साथ साथ संगठनात्मक स्थिरता भी ला सकता है। आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और राजनीतिक दिशा को लेकर और तस्वीर साफ होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का पद दिया जा सकता है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जो एनसीपी की कार्यकारिणी जो बैठक होगी, बैठक में सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, उस पर अंतिम मोहर लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से चर्चाएं शुरू थी, हालांकि जो विधानसभा का सत्र भी शुरू है, इसको लेकर जो अध्यक्ष पद की जो बात है उसको लेकर मामला क्लियर हो पाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ रोहित पवार को भी पद दिया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद भी हैं। तो इस पे जब आज वापस से एक बैठक होगी, जो कोर कमेटी की जो बैठक होगी, जो एनसीपी के सभी विधायक हैं इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में जो जिस मुद्दे को जो है अध्यक्ष पद का जो चर्चा है उसे खत्म होने की बात कही जा रही है। आज अंतिम बैठक है और आज ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज बैठक में देखना है कि एनसीपी जो अजित पवार के बाद एनसीपी के जो अध्यक्ष पद की जो कमान है वो किसके हाथ में जाती है और किसके जो आगे का जो रणनीति है वो कौन मुख्य तय करेगा, इस पे जो है आज मोहर लगेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सुनेत्रा पवार को एनसीपी में प्रमुख जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारियां हो रही हैं और जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है इसको लेकर। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक पर आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पुस्तक पर जताई आपत्ति। पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्वतः संज्ञान लिया मामला। न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा, बोले सीजीआई। संविधान की मूल संरचना पर हमला, बोले जस्टिस बागची। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में करप्शन के बारे में अध्याय रखे जाने के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में बुधवार को वकीलों की ओर से यह मामला रखे जाने पर चीफ जस्टिस ने कंटेंट पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों को आश्वस्त किया था कि कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परेशान हैं। मैं इस मामले को स्वतः संज्ञान में लूंगा, मैं किसी को भी इस संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा, कानून अपना काम करेगा, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा। न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची इसे संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया। यह पुस्तक मूल संरचना के खिलाफ जाती है, न्यायाधीश ने कहा। सीजीआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड है, जो हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमि पर एक अध्याय का हिस्सा है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई है, क्या जानकारी है, क्या सुनवाई में क्या आ सकता है? विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में करप्शन के बारे में अध्याय रखे जाने के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।